Hello, my dear student. Myself GK Mishra, and welcome back in Vidya classes of biology. अभी हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस बार के 12 का पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितना हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी मैं अपलोड कर दूंगा, और उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टोटल क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर लेना है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। हम यहाँ ट्रॉली टोटल सिलेबस को तो पढ़ेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे। पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन हम थोड़ा इसे स्पीड में लेकर चलेंगे। तो आप जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और इससे अलग हम लोग जैसे अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से, तो इससे अलग आपको कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अब जैसे चैप्टर फर्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीवों में जनन। जीवों में जनन। अब जैसे कि देखिए, जीवों में जनन में इसका मतलब होता है जितने भी जीव हैं, जीव तो इस पृथ्वी पे जो भी हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब जीव हैं, यानी सजीव की बात हो रही है। तो जितने भी सजीव हैं उन सभी में जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब यहाँ सबसे पहले जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोग ये समझेंगे जीव जनन किस प्रकार से करते हैं, जीवों में जनन किस तरह से होता है। तो पहले हम इसके कंटेंट को आपको बताएंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और जितना पॉइंट हमें पढ़ना है वो हमारे एक शॉर्ट नोट्स की तरह हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम डिस्कस करते जाएंगे। लास्ट में पढ़ने के बाद चैप्टर के लास्ट में वो हमारे लिए रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसमें कंटेंट्स कौन कौन सा है, मतलब कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसको लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन के बारे में, यानी कि लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल। तो जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जैसे है इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जनन। जनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जनन क्या है। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन का प्रकार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जनन का प्रकार। जनन का कौन कौन सा प्रकार होता है। फिर आपके चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे जैसे कि मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां। इसका मतलब क्या होगा, अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद जैसे कि अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें अलैंगिक जनन की विधियां के बाद पांचवें इसमें हमें पॉइंट पढ़ना होता है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इवेंट्स एंड फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं और अवस्थाएं। लैंगिक जनन में जैसे कि 3 घटनाएं होती है, प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व घटना, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और उसके बाद होता है निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये हुआ इवेंट्स। और फेजेस की बात करें तो फेज कौन कौन सा होता है, अवस्था कौन कौन सा होता है। तो अवस्था होता है जैसे कि आपका जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होता है, फिर सेनेसेंस फेज होता है यानी कि वृद्धा अवस्था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका किशोरा अवस्था, फिर जनन अवस्था, फिर वृद्धा अवस्था, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेज है, अलग अलग फेज है जो कि हमें लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट जैसे कि देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन को ही हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन, यानी कि प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन।
कायिक प्रवर्धन, प्रोपागेशन। तो इसका हिंदी लिख लीजिएगा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए 7th नंबर पॉइंट इसमें हम लोग को पढ़ना है। जैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स हो गया, तो अब हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे कि निषेचन और निषेचन के प्रकार। तो निषेचन और निषेचन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन और निषेचन के प्रकार। इसका हिंदी लिख लीजिएगा निषेचन, निषेचन और निषेचन के प्रकार, निषेचन के प्रकार। ठीक है, निषेचन और निषेचन के प्रकार। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे हम लोग को देखना है इसमें जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि युग्मनज और भ्रूणरोधभाव, युग्मनज और भ्रूणरोधभाव यानी कि युग्मनज और भ्रूणरोधभाव के बारे में हमें देखना है। अगला पॉइंट जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, एक होता है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन का होगा, तो ये हम लोग बोलते हैं उसको चलिए अब जैसे अब इसमें जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, युग्मनज और भ्रूणरोधभाव। अब उसके बाद हम लोग को देखना है जैसे कि जीव जो भी होते हैं उनके जनन के आधार पर हम लोग उसको दो भागों में बांटे हुए हैं। जैसे एक होता है आपका विविपेरस और दूसरा होता है ओविपेरस। ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, विविपेरस, विविपेरस एंड ओविपेरस यानी कि सजीव प्रजक और अंड प्रजक। इसका मतलब हो जाएगा सजीव प्रजक और अंड प्रजक, सजीव प्रजक और अंड प्रजक हो गया। चलिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, यानी कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल या जीवन अवधि। रिप्रोडक्शन जनन होता है, तो जनन लाइफ स्पैन तो हम लोग जानते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है। तो जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, उसको जीवन काल कहा जाएगा। ठीक है, अगली पॉइंट है जैसे कि रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन क्या होता है? तो जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, जनन कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करेगा, अपने ही समान करेगा, दूसरे के समान नहीं। ठीक है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का प्रकार हुआ। जनन का प्रकार जो होता है, दो प्रकार के जनन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकल जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। सॉरी, ये असेक्सुअल कहा मैंने बता दिया आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ये रिप्रोडक्शन अभी हम लोग ने देख लिया। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट पेरेंट मिलकर, यानी कि दो जनकों के द्वारा संतान की उत्पत्ति होगी, यानी टू डिफरेंट पेरेंट, एक मेल और दूसरा फीमेल, आपस में मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। लेकिन वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? तो एकल जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। सिंगल पेरेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग।
ठीक है, मतलब कि नए संतान की उत्पत्ति सिंगल पेरेंट के द्वारा ही होती है। अगली पॉइंट है मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन में कौन कौन सा विधि होता है, जैसे कि अलैंगिक जनन की विधियां होता है, इसमें फिजन होता है जो 2 प्रकार का होता है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर रीजनरेशन होता है, बॉडिंग होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है अलैंगिक जनन की विधियों में, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में क्या पढ़ना होता है हम लोग को, तो लैंगिक जनन में इवेंट्स एंड फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी नहीं लिखा गया है, लिख लीजिएगा। लैंगिक जनन, इवेंट्स का मतलब होता है घटना और फेजेज मतलब अवस्था, तो लिख लीजिए लैंगिक जनन की घटनाएं और अवस्थाएं। यानी कि लैंगिक जनन में कौन कौन सा घटना होता है और कौन कौन सा अवस्था होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम आपको बताए हैं घटना कौन कौन सा होता है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में 3 तरह की घटनाएं होती है, जैसे कि कौन कौन सा घटना होता है, तो हम लोग जानते हैं उसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, ये 3 तरह की घटनाएं होती है जो लैंगिक जनन में होता है, मींस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एंड फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लैंगिक जनन की कौन कौन सा फेज होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लैंगिक जनन में अवस्था होता है, जैसे कि कौन कौन सा अवस्था होगा लैंगिक जनन का, तो एक होता है जुवेनाइल फेज मतलब कि किशोरावस्था, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका जनन अवस्था। किशोरावस्था में कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है और ये मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, यानी कि मैच्योर होता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसमें कोई भी जीव परिपक्वता के बाद अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और लास्ट स्टेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस फेज, यानी कि ओल्ड स्टेज, और उसी को कहा जाता है वृद्धा अवस्था, जिसमें कोई भी जीव जनन के बाद मतलब अपने समान संतान को उत्पन्न करने के बाद वृद्धा होता है और मृत्यु हो जाती है वृद्धा अवस्था में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर अगली पॉइंट है जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन क्या होता है, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जैसे कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं जब प्लांट में होती है, मतलब जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है तो उसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। व्हेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड रिजल्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगली पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन का टाइप कितना होता है, तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन और एक दूसरा आंतरिक निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार के होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अरे ये अगला पॉइंट है जाइगोट के बारे में एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो जाइगोट को हम लोग युग्मनज बोलते हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस का हिंदी भ्रूणोद्भव होता है, ठीक है। तो जाइगोट जो होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं, तो जो रिजल्टेंट इससे निकलता है वही जाइगोट कहलाता है। यानी मेल गैमेट नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के पश्चात जिसका निर्माण होता है, जिस सेल का, जिस कोशिका का निर्माण होता है उसी को हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो जाइगोट जैसे जैसे डेवलप होते जाता है एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जाइगोट टूटकर एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, यानी कि युग्मनज से भ्रूणोद्भव का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लास्ट हमारा जो पॉइंट है ये है विविपेरस और ओविपेरस के बारे में। तो विविपेरस और ओविपेरस क्या है, तो विविपेरस का हिंदी होता है सजीव प्रजक और ओविपेरस का हिंदी है अन्य प्रजक। यानी सजीव प्रजक किसको बोलिएगा, तो सजीव प्रजक हम लोग बोलते हैं जब किसी भी जीव के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी भी जीव के द्वारा जब संतान की उत्पत्ति होती है, अगर वो बच्चे को जन्म देता है
तब उस जीव को हम विविपेरस यानी कि सजीव प्रजक बोलते हैं। और जब कोई भी जीव अंडे को उत्पन्न करता है और अंडे के द्वारा उनके बच्चों का निर्माण होता है तब उसे हम बोलते हैं अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस। तो एक एक कर करके अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, एक एक कर करके इसके पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें इसमें बात करना है लाइफ स्पेन के बारे में, जीवन काल के बारे में कि जीवन काल क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए जैसे अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले लाइफ स्पेन के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। जीवन काल या जीवन अवधि इसे कहा जाता है। तब ये लाइफ स्पेन क्या है तो समझिएगा जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए किसी भी जीव का उत्पत्ति हुआ, जैसे किसी भी जीव का जन्म होता है, बर्थ होता है, अगर जन्म होता है तो जीव का जन्म के बाद जब उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है यानी कि प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु जब उस जीव का हो जाता है तो इसके बीच के समय को उस जीव का लाइफ स्पेन कहा जाता है। ये इसके बीच का पूरा समय लाइफ स्पेन कहलाता है यानी कि जीवन काल कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। लिख लीजिएगा ये हिंदी में। और आइए इसका इंग्लिश लिखेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द natural death of an individual, the period from birth to the natural death of an individual are called life span. The period from birth to the natural death of an organisms या फिर an individual are called life span। मतलब कि वैसी अवस्था जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। चलिए हो गया। अब जैसे एक पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इसमें समझेंगे कुछ टर्म को। जीवन काल जो होता है उनके साइज पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, उनके साइज पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर आपको देते हैं, मान लीजिए कौवे का जीवन काल अगर देखा जाए, कौवे का लाइफ स्पेन 15 साल का होता है और पैरट का जो लाइफ स्पेन, एक तोता का लाइफ स्पेन होता है, ये 140 साल का होता है। तो इन दोनों के लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंस है। कौवे का लाइफ स्पेन कहाँ 15 साल और पैरट का, तोता का लाइफ स्पेन 140 साल, यानी कि इनके जीवन काल के बीच बहुत बड़ी अंतर है। लेकिन इनके साइज में अगर देखी जाए तो कौवे का साइज तोते के साइज से लगभग बराबर होता है। अगर हम इसमें एक्चुअल बात करें तो कौवे का साइज बड़ा होता है और तोते का साइज छोटा होता है, जबकि तोता का लाइफ स्पेन 140 साल का होता है। तो यहाँ लाइफ स्पेन अगर साइज पे निर्भर करता तो तोता का लाइफ स्पेन कम होना चाहिए था और कौवे का ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि कौवे का इसलिए ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि कौवे का साइज बड़ा है, लेकिन लाइफ स्पेन साइज पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए जब ये साइज पर निर्भर नहीं करता है तो इसलिए साइज बड़ा हो या छोटा हो, लाइफ स्पेन को उससे कोई मतलब नहीं है। अब आइए अगली पॉइंट जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, कुछ जीवों के लाइफ स्पेन आपका एनसीईआरटी का टेबल नंबर 1.1 में, फिगर नंबर 1.1 में दिया हुआ है। तो फिगर 1.1 का जो भी आपका लाइफ स्पेन है, जैसे कौवे का लाइफ स्पेन 15 साल, तोता का लाइफ स्पेन 140 साल, बनियान ट्री का लाइफ स्पेन हुआ, या फिर आपका काऊ का लाइफ स्पेन है, बनाना का लाइफ स्पेन है, या फिर उसमें आपका एलिफेंट का लाइफ स्पेन है, ठीक है। तो ये कुछ जीवों के अलग अलग लाइफ स्पेन है, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसको डाल देंगे, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे इसको लिखकर, हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी बैच क्रैश कोर्स का चल रहा है, तो इसमें हम लोग को अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। उससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं
ये जरूरी है जानना, उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। तो वहाँ या आप मेरे टेलीग्राम चैनल है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आपको ये इसका नोट्स मिल जाएगा और वहाँ से हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या उसके पेज को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी डाल देंगे। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट जैसे इसमें देखेंगे। अगला पॉइंट था हमारा क्या, रिप्रोडक्शन का, यानी कि जनन का। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जनन के बारे में आइए समझते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organisms gives rise to young ones similar to itself. It is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। जनन के बारे में लिखिए, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। वीडियो को पॉज करके हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट देख रहे हैं, जैसे कि हमारे एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रिप्रोडक्शन आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपसे अगर किया जाता है तो आप क्या जवाब, आपका जवाब क्या रहेगा। जैसे जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, तो जीवों के लिए जनन आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कौवे का जीवन काल 15 साल का होता, तो आज हमारी एज जो है 25 प्लस होगा, तो हम कौवे को 15 साल तक ही क्यों देखे, क्यों नहीं देखे 15 साल तक। 15 साल के बाद हम कौवे को क्यों देख रहे हैं, कौवे का लाइफ पूरा का पूरा उसका खत्म हो जाना चाहिए ना, उसके स्पीसीज को पूरे का पूरे उसके प्रजातियां नष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसका जीवन काल ही 15 साल का होता है। लेकिन फिर भी अगर 15 साल तक ये खत्म नहीं हुआ, 15 साल के बाद भी है, इसका मतलब है कि कोई तो एक ऐसी प्रोसेस है जो इसको आगे की ओर बढ़ा रही है, यानी कि वो है रिप्रोडक्शन, जनन। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जो प्रजातियों के जीवों के प्रजातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ाते रहती है, कंटिन्यूटी बनाई रखती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का काम क्या है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द, लिखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन enables the continuity of a species generation after generation after generation। सो यानी इस प्रकार रिप्रोडक्शन are essential for organisms। लिख लीजिएगा, इस प्रकार ये जो रिप्रोडक्शन होता है जीवों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये फ्रेश नहीं दिख रहा होगा यहाँ, तो इसको हम अलग लिखवा देते हैं। सो रिप्रोडक्शन आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इस प्रकार जीवों के लिए जनन आवश्यक होता है। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, जनन जीवों के प्रजातियों को, जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवों के प्रजातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बनाई रखती है। इस प्रकार जनन जीवों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अब हम लोग देखेंगे इसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। चलिए तो इसको मिटा दिया जाए, आप वीडियो को पॉज करके रोक लिख लीजिएगा और
अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार। अब देखिए जनन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जनन का प्रकार होता है, तो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिख लीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है लैंगिक जनन और असेक्सुअल का हिंदी होता है अलैंगिक जनन। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, जनन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर पूछा जाएगा जनन क्या है, या अलैंगिक जनन क्या है, या फिर लैंगिक जनन क्या है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, या फिर रिप्रोडक्शन क्या है। इस तरह से आपके क्वेश्चन 2-2, 3-3 नंबर में पूछे दिए जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या है। तो अब आइए लैंगिक जनन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन में लिखेंगे, समझिए जरा इसको, लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से होता है तो इस प्रकार के जनन के प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में लिखवा देते हैं। लिखेंगे व्हेन ऑफस्प्रिंग्स का मतलब संतान होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड by involvement of two opposite parents are called sexual reproduction. लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन होगा जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक। अब ये दो विपरीत जनक कौन कौन होता है भाई, टू अपोजिट पेरेंट्स कौन कौन सा है, तो टू अपोजिट पेरेंट्स होता है जैसे कि एक होता है मेल, एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, तो फीमेल होगी। ठीक है, मेल का मतलब होता है नर और फीमेल का मतलब होता है मादा, यानी इसमें नर और मादा दोनों के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है, तो इसको लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ टर्म को हमें समझना है, जैसे कि किस प्रकार से मेल और फीमेल मतलब नर और मादा आपस में मिलकर किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, अब इसके बारे में हम लोगों को समझना है। अब आएंगे इधर, इसको मिटाते हैं और हम लोग अब देखेंगे जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही अभी हम लोग को देखना है, और सेक्सुअल बाद में देखेंगे, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब हमारा टॉपिक जो है ये हमें पढ़ना है, जैसे देखिए हम लोग देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि लैंगिक जनन में। तो अब यहाँ लैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि कितने संतान, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए कितने जनक शामिल हैं, तो 2 जनक शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। यानी कि जैसे इसमें मेल और फीमेल दोनों के मिलने से ही संतान की उत्पत्ति होती है, यानी एक नर होता है तो दूसरा इसमें क्या होता है जी, दूसरा इसमें मादा होता है।
देखिए मेल के द्वारा मेल गैमीट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, फीमेल गैमीट का, जिसको हम लोग मादा युग्मक बोलते हैं। नर युग्मक मनुष्य में जैसे नर युग्मक की अगर हम लोग बात करें तो ये शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। और मादा युग्मक की अगर बात करें, फीमेल गैमीट की बात करें मनुष्य में, ह्यूमन में, तो ओवम होता है या एग होता है, यानी कि अंडाणु होता है। देखिए जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है क्या, जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, लेकिन यहाँ फ्यूजन है, ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज बनेगा। अब एक बात यहाँ पे बताइए, जब ये जाइगोट जो है यह डेवलप होगा जाइगोट, यानी डेवलप नहीं होता है, टूटता है, ये डिवाइड होता है, आगे हम बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा, डेवलप होकर मतलब कि विकसित होकर, ये क्या बनाएगा, विकसित होकर जाइगोट विकसित होगा और इससे बनेगा एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण के बाद ये भ्रूण फिर डेवलप होकर भ्रूण से क्या बनेगा, तो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करेगा, यानी कि इससे बनेगा संतान। इससे क्या बनता है, तो संतान का निर्माण होता है। चलिए, तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ तक देखे कि यानी कि लैंगिक जनन में हम लोग क्या देख रहे थे कि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से, यानी कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है ये टू अपोजिट पेरेंट, एक मेल और दूसरा फीमेल के मिलने से हुआ है। तो मेल के द्वारा मेल गैमीट का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो दोनों आपस में जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। और इस तरह से ये युग्मनज डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा, और ये भ्रूण विकसित होकर नया संतान बनाएगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा। आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे उसको हम लोग समझते हैं, छोटा छोटा टर्म है। जैसे कि देखिए, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ते हैं, सिर्फ फ्यूजन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये प्रोसेस यानी कि यह प्रक्रिया कहलाता है क्या, तो यह प्रक्रिया कहलाता है सीनगैमी। इसको हम लोग सीनगैमी कहते हैं। सीनगैमी यानी कि संलग्न, इसका हिंदी लिख लीजिएगा संलयन या संलग्न इसको कहा जाता है। लेकिन जब यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जब जुड़ते हैं और जुड़कर जब जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है यानी कि निषेचन। आए समझ में? तो ये निषेचन क्या होता है। चलिए, अब उसके बाद एक चीज हम लोग देखते हैं, हम लोग डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी है, यानी कि द्विगुणित जनक हैं। तो हम लोगों में क्रोमोजोम जो होता है डबल सेट में होगा, तो हम लोग में क्रोमोजोम का नंबर, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र होता है, यानी कि 46 क्रोमोजोम होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्रोमोजोम बोलेंगे। क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है, 46 क्रोमोजोम होता है मनुष्य में। तो अगर इसमें 46 है तो इधर भी कितना हो जाएगा, तो इधर भी 46 क्रोमोजोम हो जाएगा, यानी कि इधर भी गुणसूत्र की संख्या 46 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि जब मेल से मेल गैमेट बनता है या फिर फीमेल से फीमेल गैमेट बनता है, तो गैमेट में क्रोमोजोम आधी हो जाती है, यानी यहाँ पे क्रोमोजोम हो जाएगा 23 क्रोमोजोम बनेगा। इसमें टोटल 23 क्रोमोजोम का निर्माण होता है। यानी कि मेल गैमेट में या फिर फीमेल गैमेट में अगर आपसे कोई पूछता है कितना क्रोमोजोम होता है, तो इसमें क्रोमोजोम हाफ होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्रोमोजोम कितना हो जाएगा जी, तो इसमें 23 क्रोमोजोम लिख लीजिएगा। यानी गुणसूत्र मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट में 23 होता है। चलिए, अगली पॉइंट है, जब ये 23 क्रोमोजोम यहाँ का और 23 क्रोमोजोम इसका, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का 23 क्रोमोजोम आपस में जब जुड़ते हैं, तो 23 और 23 मिलाकर जाइगोट जो बनता है वो 46 क्रोमोजोम वाला बनता है। यानी जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, और गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होता है, एक गुणित होता है।
ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अब सुनिए, जाइगोट जो होता है विकसित होकर एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो भी 2n होगा, क्योंकि 2n है, हम इसका माता पिता 2n है, तो संतान भी 2n बनेगा, यानी कि ये 2n ऑफ स्प्रिंग बनता है। अब यहाँ जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसको हम लोग अलग टर्म में समझते हैं। देखिए, एक टर्म है जैसे कि मियोसिस के बारे में, हम लोग ऐसे जब सेल पढ़ते हैं तब उसमें जानते हैं, लेकिन इसको जरा समझिएगा। मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मियोटिक, मियोसिस या मियोटिक। इसका हिंदी होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो अर्धसूत्री विभाजन होगा इसका हिंदी, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा, याद रखिएगा, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर, ये जब भी होता है ना अर्धसूत्री विभाजन, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज अगर इधर क्रोमोसोम है 46, तो इधर दूसरे साइड में क्रोमोसोम जब उसमें मियोसिस करवा दीजिएगा, सपोज मान लीजिए किसी में गुणसूत्र की संख्या 46 है, यानी 46 46 क्रोमोसोम है। गुणसूत्र कितना है जी? 46 क्रोमोसोम है। अगर तो इसमें अगर मियोसिस करवा दीजिएगा या अर्धसूत्री विभाजन करवाइएगा, तो ये आधी हो जाएगी। नाम से लग रहा है अर्धसूत्री, यानी कि आधा क्रोमोसोम हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी में अगर आप माइटोसिस करवा दीजिए, माइटोसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक, माइटोटिक, इसका मतलब क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन लिख लीजिएगा। जब भी समसूत्री विभाजन होगा, तो अगर मान लीजिए सपोज किसी में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, 46 गुणसूत्र है, और उसमें अगर आप मियोसिस, माइटोसिस या माइटोटिक करवा देते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन करवाते हैं, तो ये क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होगा, समसूत्री यानी कि समान रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है इसमें, तो इधर भी 46 क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जहां भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्रोमोसोम का नंबर आधी हो जाएगी, और जहां समसूत्री विभाजन होगा, क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रोमोसोम सेम का सेम ही रह जाएगा। ठीक है, समान रह जाएगा। चलिए अगली बात, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक टर्म लिख लीजिएगा जो कि हमेशा के लिए है, और ये यूनिवर्सल है, जो कभी बदल नहीं सकता है। जाइगोट जो होता है ना, यानी कि युग्मनज, ये हमेशा और हमेशा क्या होता है? तो युग्मनज हमेशा 2n होता है, युग्मनज हमेशा 2n होता है। 2n का मतलब होता है द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड होता है। और गैमिट जो होता है, गैमिट, ये यानी कि युग्मक, ये हमेशा और हमेशा n होता है, यानी कि एक गुणित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? हैप्लोइड कहते हैं, यानी ये हैप्लोइड होता है। तो जाइगोट यानी युग्मनज 2n होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड बोलते हैं उसको। और गैमिट हमेशा n होता है, यानी कि हैप्लोइड होता है। लिख लीजिएगा, हमेशा लिख लीजिएगा, ये ऑलवेज के लिए है, ऑलवेज यानी कि हमेशा के लिए, ऑलवेज मतलब हमेशा हुआ, ये हमेशा के लिए है। ठीक है ना? तो ये हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर 46। फिर उसके बाद ह्यूमन के मेल गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर 23। तो फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर, गैमेट में हमेशा क्रोमोसोम n में रहता है, मतलब आधा रहता है, तो इसमें भी 23 ही होगा। तो ये सभी गैमेट में नहीं, ये मनुष्य का गैमेट की बात हो रही है, उसमें 23 होगा। लेकिन अगर गैमेट कहीं भी बनेगा तो उसमें हाफ ही वो हैप्लोइड ही बनता है। अब सुनिए, अब दूसरी बात हम लोग जैसे देख रहे हैं, आपको नर युग्मक कह के पूछ सकता है, यानी कि मेल गैमेट पूछ लेगा, या फिर डायरेक्ट नाम रखेगा स्पर्म का, कि स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? तो 23 होगा। और स्पर्म क्या होता है? हैप्लोइड होता है या डिप्लॉइड होता है? तो ये हैप्लोइड होता है, याद रखिएगा, युग्मक हैप्लोइड होता है। ठीक है ना? जहां जहां इसमें 23 देख रहे हैं, मतलब आधा हुआ है, ये n है, और जहां पूरा का पूरा फुल क्रोमोसोम का सेट देख रहे हैं, ये 2n है, यानी कि ये 2n हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, n या 2n, तो आप क्या बोलिएगा? जाइगोट 2n होता है। ठीक है, यानी कि द्विगुणित होता है। हो जाएगा? आया समझ में? चलिए, तो इतना हम लोग को इस टॉपिक में देखना है। फिर हम लोग अगला टर्म देखेंगे, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अब आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां से ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना।
अब आइए, तो हमें देखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। तो इसका मतलब होगा जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। हिंदी लिख लीजिएगा। अब इंग्लिश लिखिए, मैन ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट आर कॉल्ड asexual reproduction, अब देखिए, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जो संतान का निर्माण होता है वो बिल्कुल आपस में समान होते हैं। इसमें जो भी संतान का निर्माण होगा वो आपस में समान होते हैं और उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो एक बात इसमें याद रखिएगा, क्लोन, जैसे कि क्लोन क्या कहलाता है, क्लोन, इसको हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं क्लोन। तो ये क्लोन क्या होता है, तो लिखेंगे द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर individuals are called क्लोन। क्लोन क्या कहलाता है, तो क्लोन हम लोग बोलते हैं, क्लोन बोला जाएगा किसको, तो द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। इसका मतलब सुनिएगा क्या होता है, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है क्या, मॉर्फोलॉजी यानी कि अकारिकी और आनुवांशिक रूप से सिमिलर इंडिविजुअल यानी कि समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। क्या बोलिएगा क्लोन में, तो आनुवांशिक, आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। अब कैसे, तो देखिए, मान लीजिए कि ये जैसे हम लोग देख रहे हैं अमीबा के बारे में, ये अमीबा है। अमीबा जैसे जैसे ग्रो करता है, अमीबा जैसे जैसे ग्रो करेगा, इसके न्यूक्लियस भी ग्रो करते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे, और इसके बॉडी भी ग्रो करते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका न्यूक्लियस जो होगा धीरे धीरे ज्यादा ही कुछ इलोंगेट हो जाएगा, अभी लंबवत हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट का मतलब है जैसे च्युइंगम की तरफ खींच जाना, तनाव हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसकी जो बॉडी है, अब इसके बॉडी में भी अलग बदलाव आएंगे और इनके न्यूक्लियस दो अलग भागों में अब डिवाइड हो जाएगा। दो अलग भागों में इसके केंद्रक बंट गए, और जब इसके केंद्रक दो अलग भागों में बंट जाते हैं तो अब एक समय आएगा कि इनका पूरा का पूरा बॉडी भी दो अलग अलग भागों में चिपक जाएगा और उससे दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाएगा, यानी दो अलग अलग संतान का निर्माण हो जाएगा जो आपस में बिल्कुल ही सिमिलर होंगे, और ये इनके ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे, यानी कि इनके ये क्या होंगे, ये संतान होंगे, इनके ये संतान होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये न्यूक्लियस है, NUCLEUS, यानी कि ये है केंद्रक। किसका केंद्रक है, तो अमीबा का केंद्रक है। ये हम लोग अमीबा में देख रहे हैं, अमीबा में। तो अमीबा जो होता है जैसे जैसे ग्रो करता है इसके केंद्रक भी ग्रो करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इसका केंद्रक दो
इलोंगेट हो जाता है और इलोंगेट होकर दो अलग अलग भागों में टूट जाता है और फिर उसके बाद बॉडी भी दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। और यहाँ आप लोग क्या देखें कि एकल जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। और अलैंगिक जनन में जो संतान बना है ये बिल्कुल आपस में समान होता है, और ये आपस में तो समान होता ही है लेकिन ये अपने पेरेंट के भी, अपने जनक के भी बिल्कुल समान होता है, और इस तरह की प्रक्रिया क्लोन कहलाती है। यानी कि ये दोनों, ये तीनों के तीनों मतलब ये दोनों संतान और ये उसके पेरेंट, ये मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर हैं, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। आई समझ में? चलिए, तो अब हम लोग को अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है लैंगिक जनन क्या होता है और उसके क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको हम प्रॉपर्टी अगर लिखा देंगे तो उसी को दो अलग अलग भागों में बांटकर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको लिखते हैं। अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में, तो हेडिंग डालिए कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालेंगे कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन की लक्षण। पहला नंबर गुण लिखिए लैंगिक जनन का, कौन सा लक्षण होगा, क्या कैरेक्टर होगा लैंगिक जनन का। तो सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट शामिल होते हैं, दो जनक शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसमें दो जनक शामिल होते हैं, दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। कौन कौन से जनक होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। ये मेल होता है यानी कि नर है, और ये फीमेल है यानी कि मादा है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, दूसरा इसमें होगा गैमीट फॉर्मेशन ऑकर्स। क्या बोलेंगे, गैमीट फॉर्मेशन ऑकर्स। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। गैमीट बनता है, जैसे कि स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, ये गैमीट का निर्माण होता है। अगली पॉइंट होगा जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन ऑकर्स, यानी कि इसमें, इसका हिंदी लिखिएगा, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसमें निषेचन होता है। ठीक है ना। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे दी ऑफस्प्रिंग। दी ऑफस्प्रिंग्स, दी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय sexual reproduction, the offsprings produced by sexual reproduction are not identical to their parent, to their parents. This is called variation. This is called variation. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे, वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नताएं किसमें उत्पन्न होती है, तो विभिन्नताएं लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन उत्पन्न होता है। और वेरिएशन बोलने का मतलब होता है विभिन्नताएं, और विभिन्नताएं का मतलब हुआ जैसे कि इसमें जो संतान होंगे वो अपने माता पिता से अलग होते हैं। यानी कि अगर इवोल्यूशन हो
अगर इवोल्यूशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होगा, यानी कि अगर विकास होगा जीवों में तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होगा, क्योंकि इसी में वेरिएशन, विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका हिंदी लिख लेंगे कि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है वे अपने माता पिता के असमान होते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विभिन्नताएं कहा जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक पॉइंट लिख सकते हैं, वेरिएशन अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज स्लो, ये बहुत ही स्लो प्रक्रिया। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, मनुष्य में, तो लैंगिक जनन के द्वारा मनुष्य में जो संतान की उत्पत्ति होती है उसमें लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। तो ये एक लंबा पीरियड हो गया। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग उनके गेस्टेशन पीरियड होती है, मतलब गर्भ अवधि होती है, और अलग अलग गर्भ अवधि के दौरान ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इट इज स्लो, यह क्या होता है जी, धीमी प्रक्रिया है। इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, एंड इलाबोरेट प्रोसेस, एंड इलाबोरेट प्रोसेस। इसका कहने का मतलब यह है कि यह धीमी, जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है। तो यह हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के लक्षणों के बारे में अभी देखा, गुणों के बारे में देखा, क्या क्या गुण होता है। अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गुण के बारे में देखना है। देखिए, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से पूछा जाएगा, लैंगिक जनन का क्या क्या गुण है 5 नंबर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर 5 नंबर में पूछा जाएगा, या फिर अगर 2 नंबर में पूछा गया तो 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 5 नंबर के लिए ही इतना 6 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। या फिर पूछ लिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक तरफ में हो गया, अब इसी के जस्ट अपोजिट में आप लोग लिख दीजिएगा क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो अब आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर क्या होता है, तो ये असेक्सुअल का, ये सेक्सुअल का समझ में आ गया ना, अब हम लोग असेक्सुअल पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल के गुण क्या बताया गया था, तो इसमें 2 जनक शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, नर और मादा। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। फिर इसमें जो संतान की उत्पत्ति होती है वो अपने माता पिता के अलग होते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएशन, विभिन्नता कहा जाता है। उसके बाद आप लोग बोल देंगे क्या, यह स्लो, कॉम्प्लेक्स और इलाबोरेट प्रोसेस होता है, मतलब कि धीमी, जटिल और विस्तृत प्रक्रिया होता है। अब हम लोग जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। अब देखिए, हम लोग इसी में सुधार करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि यानी कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, अब हम लोग उसके बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट की इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जहां 2 अपोजिट है उसको कर देंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, यानी कि सिंगल पेरेंट बोलने का मतलब क्या हुआ, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। फिर हम लोग क्या बोल देंगे, तो गैमिट फॉर्मेशन अकर्स जहां है वहां पे कर दीजिएगा गैमिट फॉर्मेशन डू नॉट अकर। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन अकर है ना, तो इसको भी डू नॉट अकर कर दीजिए, डू नॉट अकर। इसका मतलब भी हुआ इसमें यूमनज का निर्माण नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन अकर है ना, तो इसके फिर इसमें भी इसके जस्ट उल्टा कर देंगे, डू नॉट अकर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, हो जाएगा। चलिए, उसके बाद दी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction आर आइडेंटिकल, नॉट को हटा कर दे दीजिए, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, दिस इज कॉल्ड क्लोन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, और इसी को क्लोन कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है
ये अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, सॉरी माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते हैं, इसमें माता पिता दोनों थोड़ी होते हैं, ये अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं और इसे क्लोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा जी? इसे क्लोन कहा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, इट इज स्लो या धीमी। जहां स्लो है इसको आप कर दीजिएगा इसमें क्या? फास्ट, यानी कि यह तीव्र, कॉमा कॉम्प्लेक्स जहां है यानी कि जटिल, इसको हम लोग कर देंगे इजी, यानी कि यह क्या होता है? धीम, यह तीव्र, कॉमा आसान, और इलाबोरेट के जगह पे कर दीजिएगा शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया, बहुत ही संक्षिप्त प्रक्रिया है। इसमें डायरेक्ट ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है, न गैमीट बनेगा, न जाइगोट बनेगा, नहीं फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? यह तीव्र, आसान और धीम और संक्षिप्त प्रक्रिया है। आया समझ में? तो ये हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लक्षण के बारे में देखा। अब हम लोग अगला पॉइंट जैसे कि देखेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां। अब अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती है? तो अलैंगिक जनन का विधियां होता है जैसे फिजन होता है, खंडन, ये दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, यानी कि द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर बॉर्डिंग होता है जिसको मुकुलन कहते हैं, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होता है जिसको विखंडन कहते हैं, फिर रीजनरेशन होता है जिसको हम लोग पुनर्जनन कहते हैं या फिर पुनरुद्भवन कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग को कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, वो हम लोग कल पढ़ा जाएगा। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, इससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।